नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण राज आप सभी को जोश आईएएस पीसीएस के मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज से हम लोग नई श्रृंखला का आगाज़ करते हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को पता है कि जो 70 सेकेंड का यानी 72वीं का बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था आपको 26 जुलाई को, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया कमीशन के द्वारा। उसका कई वजह हो सकते हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ अनियमितताएँ खासकर आई थी, उसके वजह एक कारण बन सकते हैं, खास करके भौगोलिक रीजन है, तो एक बाढ़ की समस्या भी एक रीज़न बन सकती है। खैर ये उतना प्रभावकारी नहीं है कि इस कारण से इसको पोस्टपोन किया जाए। कुछ उनके कमीशंस के कुछ व्यक्तिगत अपने कारण रहे होंगे। खैर, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि आप सभी अभ्यर्थी को और आप यूँ कहें कि शिक्षक को भी समय मिल गया पढ़ाने के लिए, आपके लिए भी पढ़ने का समय मिल गया। मैं मान के चलूँ कि अगर एग्ज़ाम आपका सितंबर में होता है तो 2 महीना आपके पास है। यदि मान के चला जाए, यानी कुछ सूत्रों के अनुसार अगर माने तो अक्टूबर नवंबर के पास कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो आपके पास कितने समय मिलते हैं? तो अभी समय मान के चलिए कि आपके पास 2-4 महीने का समय है। तो आप लोग, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 26 जुलाई के लिए पूर्णतः तैयार थे कि एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अब क्या करना है कि इस नई श्रृंखला में मैं चाह रहा हूँ क्या कि आप लोग का प्रीलिम्स का तो पीवाईक्यू तैयार होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विषयवार अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। क्योंकि आप सबसे बड़ी जानते हैं कि होता क्या है कि जब निगेटिव मार्किंग हो और बदलते पैटर्न के साथ हो, जैसे अभी देखिए, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पैटर्न को देखिएगा, एग्ज़ाम के पैटर्न को, क्वेश्चंस के पैटर्न को, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत का कुछ बदलाव हुआ है कमीशन के अंतर्गत। तो खासकर प्रश्न प्रकृति को लेकर के, तो इसीलिए मेरा मानना है कि अब जो आप लोगों ने तैयारी की थी, अब उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो विषयवार अध्ययन के अंतर्गत मैं सबसे टफेस्ट विषय को आपको इतने 360 डिग्री कह सकते हैं आप एंगल से, या रिवर्स कह सकते हैं इंजीनियरिंग करना, इतना बेहतरीन तरीके से इन डेप्थ स्टडी करवा दूंगा क्वेश्चन से। क्योंकि मेरा मानना है कि रिवीजन से सिलेक्शन तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, और पिछले 10 वर्षों का मतलब ये हुआ कि 62वीं से लेकर के, यानी अब जितने भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, हर विषय पर बहुत ही बारीकी ढंग से ऑप्शन वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आज क्लास 1 की स्टार्टिंग हो गई है, ज्योग्राफी पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो आज करेंगे 71st बीपीएससी का के अंतर्गत जितने भी खास करके ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, चाहे ज्योग्राफी में आप ले लीजिए, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड वाला हो सेक्शन, या बिहार ज्योग्राफी हो, ठीक है, कोई भी सेक्शन होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इन सब के बावजूद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जोश आईएएस पीसीएस आपके लिए सदैव तत्पर है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और निश्चित तौर पे सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे चैनल को, और व्हाट्सएप चैनल भी है। क्योंकि आप देखे होंगे इस बीच में नीट के पेपर का जब हो रहा था, उस समय क्या हुआ था कि टेलीग्राम को डिसेबल्ड कर दिया गया था, तो व्हाट्सएप चैनल ही काम आ रहा था। इसीलिए साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूँ कि 1-to-1 मेंटरशिप के लिए जो है, सो मेरे द्वारा, यानी जोश आईएएस पीसीएस के द्वारा जो है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाएंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसमें मैं गूगल मीट के माध्यम से डायरेक्ट क्लास लूँगा आपका, ठीक है। आपकी व्यक्तिगत समस्या को हम सुनेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ठीक है। मेंटरशिप के गाइडेंस 1-to-1 मेंटरशिप का जो मेरा चल रहा था उसको मैं, ठीक है। तो अब मेरा कहना है कि अब ये जो देख रहे हैं, ये तो एक खैर एक नंबर है, और अब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसमें आप जुड़ जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने देखिए, आप 71st का जो है बीपीएससी का पेपर है, एच सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ इस पेपर में जो आपको ज्योग्राफी के सेक्शंस है, वहां से मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। देखिए, आपके पास प्रश्न आ गया स्टार्ट। बाकी एक बात याद रखना है, जोश बनाए रखना है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के। ऐसा नहीं कि मतलब एग्ज़ाम लेट हुआ है या डेट कुछ एक्सटेंड हुआ है तो अपनी पढ़ाई को धीमा कर देना है, सो नहीं करना है, कंटिन्यू चलते रहना है। चलिए बिना समय गवाए हम 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। साथियों, प्रश्न में कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब जगह थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना,
ऐसा करते कोई नहीं, आपका फोकस तो होना चाहिए क्वेश्चंस पे, तो मैं अपना ही हटाता हूँ फोटो। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब यहाँ गौर करने वाली बात है ना 51 का मैजिनॉट रेखा क्या है। अब मैजिनॉट रेखा के नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि इसको क्या आंसर इसका होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो हम आंसर पर जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, आप दो चीज़ का बराबर अध्ययन करते होंगे। जो आपके पास कुछ गाइड बुक होगा, लूसेंट का हो या कुछ भी बुक्स हो, उसमें आप देखते होंगे कि आपके पास ये होगा यूएसए कनाडा वाला। यूएसए कनाडा का जो होता है क्या 49th आपने ध्यान दिया होगा, कितना है 49th होता है इसका पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला का कितना होता है 38th पैरेलल लाइन होता है। अब दो चीज़, ये तो संभावना हो गया कि ये दोनों नहीं होगा। अब आता नामीबिया, अंगोला और फ्रांस और जर्मनी। तो इसका जो आंसर है क्या है, फ्रांस और जर्मनी है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी है। अब कहेंगे सर नामीबिया अंगोला कितना है, तो ये नामीबिया अंगोला का 16th होता है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझ गए कि अब आपके पास क्या हो गया कि आप तो इस मैरिजॉट जो लाइन है उसका तो आंसर जान ही लिए, साथ में जो अन्य कुछ ऑप्शंस है उसका भी आपने क्या किया, अध्ययन कर लिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 52 चलते हैं। अब 52 पर चलते हैं तो क्या लिखा है, होर्मुज जल मध्य जोड़ता है। अब जानते हैं कि अभी हाल में खास करके जो गल्फ कंट्रीज़ में जो कुछ युद्ध चल रहे हैं अमेरिका इजराइल रसिया ईरान को लेकर के, उसके कारण से क्या हुआ है कि होर्मुज जल संधि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था। तो होर्मुज जल डमरू मध्य जो है चर्चा का विषय है, तो इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। अब हम इसको लेकर चलते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या हो सकता है। अब यहाँ देखिए, लाल सागर से अदन की खाड़ी है। सबसे पहली बात करेंगे तो अदन की खाड़ी जो होता है, अदन की खाड़ी का संबंध किसे है, ओमान से है। ओमान का मतलब ऊपर। अब ओमान की बात आएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो होता है ये ऊपर वाला चला जाएगा। तो इस अब यहाँ देखिए ओमान की खाड़ी और पर्सिया की खाड़ी मतलब क्या होता है, पर्सियन गल्फ की बात की जा रही। इस दोनों के बीच का जो होता है इसी को होर्मुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होर्मुज बोलते हैं, ठीक है। अब ओमन हो गया। अब ये बात करेंगे तो इसका हो जाता है बाबा अल मंडेब। क्या है, ठीक है, बाबा अल मंडेब हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया, इसका आंसर भी पता चल गया। अब आता है लाल सागर हिंद महासागर। लाल सागर और हिंद महासागर के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, बाबा अल मंडेब को ही घुमा करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आ गया मेडिटेरियन सागर और लाल सागर। अब जानते मेडिटेरियन सागर और लाल सागर से क्या जुड़ता है, स्वेज नहर है, ठीक है, स्वेज नहर हो गया। तो आपके पास ये पूरे कंप्लीट ऑप्शन वाइज भी बात कर लिए कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका होना क्या चाहिए आगे। अब चलते हैं यहाँ 53 में देखिए ग्राउंड जीरो क्या कहता है, क्या है, ग्राउंड जीरो है। अब ग्राउंड जीरो की बात करेंगे तो ग्राउंड जीरो होता क्या है, पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ग्राउंड जीरो होता क्या है। इसको ग्राउंड जीरो आपने याद कीजिए बीपीएससी पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया था मैनहट्टन परियोजना को लेकर। क्या पूछा गया था, मैनहट्टन, मैनहट्टन परियोजना आपको याद होगा। मैनहट्टन का परियोजना में क्या था, न्यूक्लियर से रिलेटेड था। किससे था, न्यूक्लियर से था, मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रिलेटेड था। अब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो वो पूछा था वही घुमा करके यहाँ दे दिया ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो का मतलब ये होता है मैनहट्टन से जुड़ा हुआ है, और ये जो खासकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जुड़ा हुआ है। खासकर ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का हाइपो सेंटर है। क्या है, ये हाइपो सेंटर है, कह सकते हैं इसको, फोकस कह सकते हैं एक प्रकार का, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसीलिए ग्राउंड जीरो इसको नाम दिया गया। ये कहाँ पड़ता है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आप देखेंगे ना तो ये ग्राउंड जीरो जो खास करके है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपका नाम सुना होगा आपने। वर्ल्ड ट्रेड जो है ना सेंटर जो है, जिसको ट्विन टावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन टावर। ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अच्छा ये बताओ, ये ट्विन टावर अटैक के बारे में अगर कभी पूछ लेता 9/11 अटैक याद रखिएगा, ठीक है, 9/11 याद रखना है आपको। चलिए उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड जीरो से रिलेटेड तमाम चीज़ें की जानकारी आपके पास मिल गई है। आगे बढ़ते, आपको श्रीहरिकोटा पता ही है, श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष वहाँ से चीज़ें छोड़ा जाता है।
ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपको भी पता है, इंदिरा पॉइंट खास करके जो लास्ट में होता है उसका इंदिरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ग्रीन बीच तो जानते ही हैं। अब हम चलते 54 नंबर क्वेश्चन। कौन सा इसमें स्थल डमरू मध्य है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? डेविल्स मतलब क्या होता है? डेविल्स नेक के से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डेविल्स नेक के इसका आंसर क्या होगा? क्रा जो है ना अस्थमस है। क्या है? क्रास्थमस है। क्रास्थमस से रिलेटेड अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्रास्थमस है क्या। ये जो है ना खास करके थाईलैंड की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सागर है, ये दोनों के बीच में है। इस दोनों को अलग करता है। ठीक है। क्रास जो है अस्थमस, ये दोनों को अलग करने का काम करता है। तो पहला तो आंसर आपको पता चल गया, डेविल्स नेक इसी को बोलते हैं। अब पनामा के बारे में तो जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका और क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका के बीच में ये पनामा असल में जोड़ने का काम करता है, खास करके नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। अब देखिए, अब एक बात बता रहा हूँ, ये जो कैरोलिनिया स्थल डमरू मध्य है, ये कहाँ पे है? फिनलैंड प्लस रशिया के बीच में है। कहाँ है? फिनलैंड प्लस रशिया के बीच में है। अब देखिए, अब कहेंगे सर कोरिंथ क्या है, ये भी बता दीजिए। ये ग्रीस के में है। कहाँ है? ग्रीस में है। कुल मिलाकर के आपके पास क्या हो गया? तमाम चीज़ें अगर कभी इन फ्यूचर पूछ लेता है कोरिंथ के बारे में, कोरिंथ अस्थमस क्या है, कहाँ है, तो भी बता सकते हैं। कार्नेलिया भी बता सकते हैं आप इसको। अब आगे चलते हैं, लडंग के बारे में देखते हैं। क्या है ये लडंग? है क्या? पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या। ये कृषि प्रणाली, कल्टीवेशन है। क्या है? कल्टीवेशन मेथड है। अब यहाँ देखिए वृक्षारोपण तो नहीं है, कृषि का पदार्थ प्रकार नहीं है, ठीक है, और ये शुष्क कृषि भी नहीं है, ये और ये खासकर ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, इसके बारे में विशेष नोट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अब एक बात समझिए इस चीज़ को। ये कहाँ होता है? ये मलेशिया में होता है। मलेशिया प्लस इंडोनेशिया। ठीक है, मलेशिया प्लस इंडोनेशिया में ये चीज़ फेमस होता है। लड़ाई के बारे में समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन पीवा क्यों पूछा भी था एक बार। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अब इस चीज़ को देख लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा, ये जानते हैं आप, ये माजुली के बारे में पूछा गया। माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, तो आप अच्छा दूसरी बात, अगति, ये सबसे बड़ा है। अगति के बारे में पूछेगा तो अगति कहाँ है? तो अगति आप जानते हैं कि कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप में पड़ता है। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया ये आपको। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखिए इस ऑप्शन में जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर मारने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा बिखराव करना नहीं है। अब देखिए नर्मदा हो गया, महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है। तो अब आपसे सिंपल बात पूछा जाएगा, अभी बताइए ये नदी सारा कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत में है। प्रायद्वीपीय भारत में है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी जो कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी को कहा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? और सबसे बड़ा तो एरिया वाइज भी वही होना चाहिए। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो इसीलिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ना ये है। आप पहला अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा, द्वितीय बोल रहा है। अगर ये बात अगर मान लो कि अगर पूछा जाता है फर्स्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा नदी बेसिन। चलो आगे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा इसमें अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। अब देखिए ऑप्शन में कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। आपके पास जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर ट्रिक्स लगा करके काम नहीं कर सकते, कुछ याद करना ही पड़ेगा आपको। इसका क्या आंसर? देवप्रयाग है। अब हाँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ आपको, एक बात और याद रखना, जो सबसे बड़ी चीज़ है अलकनंदा सब जगह कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है, ये सबसे जगह कॉमन होता है। बदलता क्या है? ये नदी बदलता है। कर्णप्रयाग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या पिंडर हो जाता है,
पिंडर नदी। ठीक है, ये जो मिलने का काम करते हैं। विष्णुप्रयाग में क्या हो जाता है, धौली गंगा। कौन नदी मिलती है ये जानना जरूरी आपके लिए है। तो ये अलकनंदा प्लस, मैं इसको लिख ही देता हूँ कि समझ में आना चाहिए, ये अलकनंदा कॉमन रहेगा। सब में क्या करा, अलकनंदा प्लस पिंडर, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, और ये रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है, ये खास करके मंदाकिनी। क्या मिलती है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिल जाती है तो रुद्रप्रयाग में। बाकी तो आपको पता ही चल गया कि भागीरथी मिलेगी तो वहाँ। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। सबसे पहले बात तो जानते हैं कि यूपीएससी में भी पूछा गया है, और खास करके आए दिन बीपीएससी में भी कई प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये पूछ लेता है। अब यहाँ देखिए बात, नारकोंडम का नाम आप सुना होगा, बैरन द्वीप। अब बैरन द्वीप और क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं आपको और बता देता हूँ, इसका तो आंसर पहले याद कर लीजिए, किसका आंसर क्या होगा, नारकोंडम और बैरन। ये सुसुप्त है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, और ये क्या है, सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये तो सबसे पहले बात, इस दोनों के बारे में भी जान लिए। अब जब ही हम बात करते हैं कि, और पम्बन ब्रिज के बारे में, तो तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, पम्बन ये तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। कवरथी और न्यू मुरे, अब ये क्या न्यू मुरे तो जानते हैं कि यहाँ पे खास करके जब बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो यहाँ पर न्यू मुरे वाला पार्ट मलेशिया म्यांमार के नीचे वाले पार्ट में आ जाता है। तो ये जगह कवरथी के बारे में जब जानते हैं, लक्षद्वीप के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें ये चीज़ हो जाता है। तो ये पार्ट बनेगा ही नहीं कभी, कोई वहाँ एक्टिव वोल्केनो या कोई वोल्केनो भारत में है ही नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, 60 नंबर क्या क्वेश्चन तक मेरठ में कहता है, यानी कि बिहार के बारे में भी नहीं पूछा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन होने के बावजूद भी दूसरे राज्य के बारे में पूछा। क्यों, इसको होना क्या, जैसे फेमस ऐसा कुछ था नहीं। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है। तो अब जीआई टैग के बारे में अब आपके पास दिमाग में आ गया होगा, जीआई टैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके अगर संज्ञान में जब भी आता है तो आप इसको याद कर लेंगे। और मैं आपको बता भी दूंगा कि जीआई टैग अगर बिहार में भी मिला है, 3 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो इसको किस तरीके से हमको देखना चाहिए। इसका तो चलो आंसर ठीक है, कैंची है। ठीक है, अब देखो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अगर हम बिहार के बारे में अगर रिलेटेड हम बात करें, बिहार का जो न्यू प्रोडक्ट है, पहले तो टोटल प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी लेंगे। न्यू प्रोडक्ट में पहला नाम आ जाता है किसका, खासकर बावन बूटी साड़ी का। ठीक है, कहाँ पड़ता है, नालंदा में, नालंदा का है। दूसरा क्या हो गया, पत्थरकट्टी स्टोन। ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं जाना है इसका, इसके बारे में भी जानकारी ले लो कि अगर क्वेश्चन पूछता है पत्थरकट्टी स्टोन कहाँ हो गया। और तीसरा क्या हो गया, पीडिया पेंटिंग। कहाँ हो गया पीडिया पेंटिंग, भोजपुर। ठीक है, पीडिया पेंटिंग ये ग्रामीण महिला दीवार पे बनाती है, वही चीज़ है। तो आपके पास 3 चीज़ आ गया कि नया में ये प्रोडक्ट है टोटल, और 3 प्रोडक्ट कौन है। अगर टोटल बिहार में देखेंगे 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, 3 और कौन सा प्रोडक्ट है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलते 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में। ये तो एक्चुअल पूरे का पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका देखिए समशीतोष्ण के बारे में, तो आप कहेंगे सर समशीतोष्ण होगा कभी भी होगा तो इंडिया का जो अपर पार्ट में ही होगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की ही लद्दाख की साइड में होगा या हिमाचल प्रदेश के आसपास होगा। रांची तो नहीं होगा, बिल्कुल मैं भी कहूँगा रांची नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन वो नॉर्मली नीचे ही माना जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हिली एरियाज नहीं माना जाता। चलो अब आता है शिमला या तो श्रीनगर, क्या है कि नहीं, शिमला और श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा, शिमला होगा। अब 50-50 में चले गए, जब 50-50 चले गए तो ऑलरेडी आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, शिमला में आ गए। अब जब शिमला की बात करेंगे ना, तो मैं एक बात और बता दूं, जब ये इस चीज़ की बात आती है, इस चीज़ को समझिए आप कि समशीतोष्ण वन में अंतर्गत आता कौन कौन सा है, ओक, चेस्टनट, ठीक है, ब्लू पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया।
ये सब ऐसे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है, पेड़ हैं, जो कभी भी एग्जाम में कि ये कहाँ मतलब मानसूनी है या समशीतोष्ण है या सदाबहार है, तब बता सकते हैं ये क्या है, समशीतोष्ण के अंतर्गत आता है ये। चलो आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? तो आपको लगता है बहुत ईजी है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो जानते हैं कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन मैं इसके एडिशनल कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये एमपी का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। किसका? एमपी का मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना, एमपी का सबसे बड़ा है। आपको याद होगा कि इसी कान्हा नेशनल पार्क में जो है जंगल बुक नाम का डॉक्यूमेंट्री किया गया था, जंगल बुक नाम का, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जहाँ पर स्लोगन जो है बनाया गया था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास एडिशनल नॉलेज मिल गया कि एमपी का सबसे बड़ा अगर कोई है तो कान्हा है। जंगल बुक नाम से जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, आप यूट्यूब पर देंगे तो आपको वो आ जाएगा। उसके बाद टाइगर रिजर्व भी है और ये स्लोगन बनाया गया था यहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क एमपी का। अब आगे चलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लॉकटक के बारे में देखिए, लॉकटक तो ये पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। लॉकटक मैं पुनः बता देता हूँ साथियों कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना लिंक दे दूँगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। इससे क्या करेंगे, आप जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में आपको उसमें डायरेक्ट 1-to-1 मेंटरशिप जो होता है प्रीलिम्स मेंस को लेकर के, उसके बीच हम लोग बात करते रहेंगे, जिससे कि कभी भी कोई समस्या आपको ना हो। अब यहाँ देखिए, ये लॉकटक क्या है, एक लॉकटक के बारे में सबसे पहले बात, लॉकटक एक लेक है, क्या है, झील है। अब देखिए मैं इसके एडिशनल कुछ नॉलेज आपको मैं बता देता हूँ, इसके बारे में क्या और जानकारी आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात, अब यहाँ पर डांसिंग डियर जो है ना, डियर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, डांसिंग डियर। उसके बाद ये इसको भारत का जो है खास करके फ्लोटिंग, पहला जो है फ्लोटिंग झील है, क्या है, तैरने वाला झील, तैरने वाला झील, ठीक है, एकमात्र। अगर पूछा जाता है कभी भी तो आप इसको याद रखना। ये कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। ये है कहाँ, सबसे पहले देखो मणिपुर में है। ये सब चीज़ें आपके पास एडिशनल नॉलेज में आ गया। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के टाइगर प्रोजेक्ट से के अंतर्गत आता है? एक बात और, इस प्रश्न का मैं मान के चलता हूँ आप लोग को आंसर पता हो। आंसर पता होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है कि इसके अंतर्गत और भी कुछ एडिशनल नॉलेज हो जो मुझे पता चल जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब मैं बता रहा हूँ एक बात और, अब ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। आपको ये ध्यान में आ गया। अब हम इसके बारे में जानें। ये उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, आपको मैं बताऊँ इसके बारे में, ये भी जो है रामसर साइट में दिया गया है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, रामसर साइट में इसको रखा गया है। ये भी कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी चंपारण का ही पार्ट में पड़ता है। अब भीम बांध जानते हैं, मुंगेर में पड़ता है। ये कहाँ है, भीम बांध मुंगेर में पड़ता है, सीधा है, ठीक है। अब देखिए बात समझ में आ ही गया कि टोटल चीज़ के बारे में जानकारी है। उदयपुर रामसर साइट के बारे में इस बार अगर आप 72वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल भारत के अंतर्गत 100 टोटल इंडिया में हो गया, ठीक है। अब 100 हो गया इंडिया में, अब 100 यहाँ हो गया। भारत में टोटल मिला के 6 है रामसर साइट। तो एक बार देख लीजिएगा कि अभी एडिशनल में किस किस को मिला है। गोगाबिल को मिला है। गोगाबिल कहाँ, कटिहार में पड़ता है। गोकुल कहाँ है, बक्सर में है। रामसर साइट ज़रूर देख लेना है पहला,
रामसर साइट आप एक बार ना मुझे कमेंट करो कि जो मैंने अभी बताया है ना, जो एडिशनल अभी जो नया 3 मिला है उसका रामसर कौन कौन रामसर साइट है जिसको दिया गया है 1 2 3, जिसका मैंने नाम लिया गोगाबिल, गोकुल, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, तीनों के बारे में। चलो आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बैल है। इसके बारे में कहीं से कोई जब बिहार का राज्य पशु पूछा है तो आपके बारे में होना चाहिए कि इस तरह से अगर बिहार में कुछ फेमस है, मतलब मान लो कि पक्षी कौन सा है, जानवर कौन सा है, मिठाई कौन सा है, इस तरह की चीज़ आपको याद कर लेना है। ये दिया है क्या कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना 2014 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में। अच्छा एक बात और, नालंदा विश्वविद्यालय का अगर कोई वीसी है अभी करंट वीसी, तो एक बार देख लीजिएगा। सचिन चतुर्वेदी थे पहले, और अभी हैं कि नहीं है एक बार देख लीजिएगा, सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन। अब 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कर्मनाशा नदी के बारे में बात है ना। आप लोग को एक बात और, बिहार का जितने भी रिवर सिस्टम है ना, बिहार का पूरे रिवर सिस्टम के बारे में जितना भी है, नॉर्थ का या साउथ का, दोनों पार्ट का पूरी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, मान लो घाघरा से लेकर के महानंदा तक, इधर कर्मनाशा से लेकर के अजय तक, ठीक है, टोटल आपके पास दिमाग में रहनी चाहिए, तब जाकर के जो है ना समझ में आएगा आपको। ये मान लो कि कर्मनाशा नदी के बारे में पूछ रहा है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहे थे। सबसे पहली बात, कर्मनाशा ही मैंने जो आपको लोकेट किया था, उस लोकेशन में आपने गौर किया कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आऊँगा तो वैशाली तो नहीं होगा ना, वैशाली बीच में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पटना भी तो नहीं होगा, और क्या कहते हैं विक्रम कोई जिला है ही नहीं पहली बात, तो ये तो ऑप्शन ऑलरेडी कट गया, और ये दोनों कट ही गया, तो बचा कौन? एक कैमूर बचता है। ठीक है, एक ही है तो कैमूर बचता है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहा हूँ? और एक बात और, कर्मनाशा के बारे में एक बात और बता देता हूँ। ये जो बिहार में इंजरी करता है ना, चौसा के पास करता है। चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर, जहाँ गंगा करती है। ठीक है, जहाँ गंगा करती है। तो ये भी आपके पास जानकारी निकल गया। कहा जाता है बिहार में एक कहावत है, कर्मनाशा यानी इस नदी में नहा स्नान करने से जो है ना सारे कर्म धुल जाते हैं। ठीक है, सच्चाई क्या है मैं तो कभी नहीं स्नान किया हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया है, बट ऐसा सुनने में, कर्मनाशा कर्म को नाश करने वाला नदी है। 68 नंबर, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादित करता है? पहली बात तो एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया गया। अब डिलीट करने के पीछे का रीज़न है कि कोई एक्चुअल अभी तक का जानकारी नहीं है कि बिहार में जो है संपूर्ण भारत का एग्जैक्ट कितना % पायराइट है, बट कुछ किताब में मैंने देखा है कि 95% के आसपास लिखा रहता है। बट खैर छोड़िए, डिलीट कर दिया है तो डिलीट होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका। आगे चलते हैं। बट पायराइट के बारे में याद रखिएगा कि पायराइट कहाँ मिलता है, तो ये रोहतास कैमूर के आसपास, रोहतास कैमूर। ठीक है, जहाँ पर चिकनी मिट्टी खासकर क्या कहते हैं, चूना पत्थर की भी प्रधानता यहाँ पे है खास तौर पे। 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना के बारे में आप जानते हैं कि कितना 45% था ना, 45% सोना जो है ना जमुई जिला में है। कहाँ है? जमुई जिला में है। ठीक है, एक बात और जानकारी के तौर पे, क्योंकि सोना के बारे में तो यही फिक्स है, भागलपुर तो है नहीं। भागलपुर के बारे में आपको पता ही है कि भागलपुर में क्या है, भागलपुर में चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी और गया के अगर बात करेंगे तो अभ्रक हो गया। ठीक है, गया में क्या हो गया? अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब चीज़ें गया वाला पार्ट में हो गया।
और नालंदा वाला में भी कुल मिला के वही चीज़ कह सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर जमुई हो गया। मतलब इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं आप। हाँ, बट कहाँ मिनरल्स बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रेशियो है, इस चीज़ को आप जरूर देख के जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन। एक बात मैं बता रहा हूँ, कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं। 72वीं का ना एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होने से ना बहुत ज़्यादा देखेंगे ना, जो स्टूडेंट के पास तैयारी नहीं भी किया था ना, मान लो तैयारी नहीं किया था, वो अपना क्या करेगा, बेहतर कर लेगा तैयारी इसी बीच में। यानी कि कंपटीशन और जो है ना टफ होने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला है। इसीलिए आपका एक काम क्या होना चाहिए ना कि और बेहतर तरीके से अगर पॉसिबल हो 2 से 3 घंटा ना मेंस की भी तैयारी करो। ठीक है, मेंस की कैसे तैयारी करोगे, तो मेरे साथ भी जुड़ करके जोश IAS PCS के साथ जो है ना, मैं मेंस प्री कम मेंस करवा रहा हूँ। प्री कम मेंस में करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना। और जो मेरे अवार्ड सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर देखना कि पूरे सब चीज़ें दिया रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप चैनल है, और जो मैंने बताया है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके जुड़ जाना। खैर चलो, एक बात और, जितना पद आया है ना 72वीं में, उतना पद हो सकता है कि अगले साल या अगले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम से लेगा उसमें ना हो उतना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा आपको। बिहार का अधिकांश भाग जो है ना किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। अब देखिए, बिहार के जलवायु के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हैं मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी है। अब देखिए यहाँ पर मानसूनी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बस आ गया आंसर। ये आपको याद भी की होंगे आप। अब एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये तो हुआ कि बिहार के बारे में, चलो कि मानसूनी हो गया, इसका आंसर आ गया, मुझे पता है। अब मुझे सर ये बता दीजिए कि उष्णकटिबंधीय सावाना अगर कल की डेट में आ जाता है तो मैं क्या करूँगा इसके लिए। सवाना के बारे में याद रखिएगा कि सवाना कभी भी, जो खास करके कर्क रेखा है, कर्क वृत्त है, वो कर्क वृत्त के साउथ में प्रायद्वीपीय पठार पे पड़ता है। ठीक है, जो कर्क वृत्त है ना, साउथ में जो है कर्क वृत्त, साउथ में प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय सवाना वाला पार्ट हो गया। अगर आप बात करेंगे ना शुष्क और गर्म और शुष्क वाला में, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल में, कोरोमंडल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर पैरेलल हो जाता है, इस कारण से अगर बात करें तो इस जगह पे बारिश नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है, यहाँ पे जो है बारिश नहीं, इसीलिए गर्म और शुष्क हो जाता है। यहाँ पे लौटते हुए मानसून गर्म और शुष्क। मरुस्थल की बात करेंगे तो आपको पता ही है, राजस्थान का पार्ट हो गया, राजस्थान का वेस्ट पार्ट, पश्चिमी वाला पार्ट हो गया। ये यहाँ जो बनता है ना, इस वाले पार्ट में। कुल मिला के आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका मतलब फाइनल मैंने ज्योग्राफी करवा दिया आपको। ठीक है, अब से यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है क्या चीज़, साइंस से स्टार्ट हो रहा है। तो साइंस भी मैं करवा रहा हूँ, आप साइंस भी देख लेना। सब्जेक्ट वाइज में साइंस भी आता है टफ, तो एक्चुअली दिन प्रतिदिन साइंस और ज्योग्राफी का ही टफ यूनिट बनाते चला जा रहा है। तो ये चीज़ को भी देख लेना, मैं अभी करवा करके दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। कुल मिला के देखा कि मैंने किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया। 20 क्वेश्चंस के तकरीबन थे, तो ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। बट इस चीज़ को एक बात और ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज़ को याद रखना कि जैसे मान लो कि आप लोगों ने अभी क्वेश्चंस किया है, टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चंस जो किया है इसमें खासतौर पे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे टोटल मैंने करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, ज्योग्राफी का मैं करवा दिया। इसी तरीके से कंटिन्यू 10 वर्षों के जितने भी प्रश्न आएंगे ना, खास करके ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इन सारे क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा अपने ही प्लेटफॉर्म पे। ईयर वाइज तो चल ही रहा है, ईयर वाइज भी चल रहा है और सब्जेक्ट वाइज भी चल रहा है। ठीक है, कुछ स्टैटिक पार्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें चल रही है। तो आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन में मैं जो डाल दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए कोई दिक्कत यहाँ पर देखिए है ना लिखा हुआ, और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर भी शेयर कर देंगे, जैसे कि हो सके कि अगर मान लो कि उसे इस तरह की चीज़ें लेना हो तो वो ले सकते हैं। बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। 360 डिग्री आपको अपना एक सीट सिलेक्शन के लिए जो है ना रिजर्व करनी है। कैसे रिजर्व करेंगे, जब मेहनत करेंगे तब, बिना वैसे तो होगा नहीं। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, आगे पढ़ाई करते रहो, इंजॉय करते रहो, क्योंकि जो समय है सदुपयोग करोगे तभी जाके कोई काम बनेगा, बस वैसे तो काम नहीं बनेगा।
ठीक है, ये क्लास 1 है। कंटिन्यू इसी तरीके से आपको मिलते रहे क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।